दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज जिसका हेडिंग है या जिसका टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे बच्चे प्यार से GOC भी कहते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ यूज होती है आप सबको पता है। अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो तो आपके क्लास का NCERT का 12th चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि यही है जो आपकी क्लास का 13 चैप्टर है, इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप तो बखूबी जानते हैं आपकी सेकंड बुक लगभग आधी इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर ये आता है तो आपको सेकंड बुक के अंदर जितने भी मैकेनिज्म है वो सारे आपको बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 90% समझ में आ जाएंगे। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम सब जानते हैं कि ना जो बेस्ड होती है, ये एक पूरी सीरीज है, मतलब एक वीडियो दो वीडियो बहुत सारी वीडियोस आएंगे इसके अंदर। तो हमें पता है, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं, सब जानते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं यूज होगा बेटा कार्बन का। और आप सब जानते हैं कि कार्बन के कंपाउंड को ही हम स्टडी करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना। डेफिनेशन के ऊपर भी अभी आएंगे, लेकिन कार्बन को स्टडी करा जाता है GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो बात यह है कि हम कार्बन को इतनी तवज्जो दे क्यों रहे, हम कार्बन को पढ़ क्यों रहे इतना, है ना भाई। वैलिड क्वेश्चन है। अगर आज मैं आपको कहूं कि आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पढ़ना है, किसी की बायोग्राफी पढ़नी है, तो आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि मैं क्यों पढूं उसके बारे में। उसने अपनी लाइफ में कुछ करा है तभी तो मैं उसके बारे में पढ़ूंगा, वरना मेरे को क्या नीड है। ऐसे भाई, अगर मैं आपको कहूं GOC यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, 1/3 पोर्शन आपका केमिस्ट्री का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक नहीं मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो उसके अंदर कार्बन की बातें क्यों हो रही है सिर्फ, है ना भाई। वैलिड क्वेश्चन है। तो बात यह है, कार्बन बेटा मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। अब इतने कंपाउंड और कोई नहीं बनाता। अगर इतने कंपाउंड सर और कोई नहीं बनाता, फिर कार्बन कैसे बना लेता है? कार्बन के पास क्या अलग है? कार्बन के पास ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड बनाता है? तो देखो, कार्बन के पास बेटा दो चीजें होती हैं, 10th क्लास तो सबने पढ़ी होगी। एक होती है कैटिनेशन और दूसरा होता है बेटा टेट्रावेलेंसी। हाँ सर, 10th क्लास में हमने पढ़ा है कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, जिसकी वजह से कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है। बस बेटा यही तो है। कैटिनेशन क्या होता है आई होप आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में या दो लाइनों में इसे समाप्त करता हूं। कैटिनेशन होता है जब कोई एटम अपने जैसे ही किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है। कोई भी एटम अपने जैसे किसी दूसरे एटम के साथ जब बॉन्ड बना लेता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा O2, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्ड बना लिया, इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। एग्जांपल S8, 8 सल्फर ने आपसदारी में बॉन्ड बना लिया, ये भी कैटिनेशन है। कैटिनेशन बेटा सिर्फ कार्बन शो नहीं करता, कैटिनेशन हर कोई शो करता है, लेकिन कार्बन सबसे ज्यादा शो कर जाता है। सर कैटिनेशन जब हर कोई करता है, ऑक्सीजन हो गई, H2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, बहुत सारे हैं। जब इतने सारे कंपाउंड कैटिनेशन शो करते हैं तो ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों नहीं बनाते? मतलब बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि ये सारे क्यों नहीं बनाते इतने सारे कंपाउंड। तो कार्बन की जो कैटिनेशन की पावर है वो बहुत ज्यादा है। हमने सर मतलब मैंने कहा, क्या कभी आपने O4 सुना है? शायद ही किसी बच्चे ने सुना हो, क्योंकि होता ही। O10 सर O4 ही नहीं सुना तो O10 कहां से सुन लेंगे? सही बात है भाई, O10 भी नहीं सुना आपने, लेकिन C60 सुना होगा, है ना। वो जो एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर था NCERT में 10th क्लास की, 60 कार्बन एक साथ जुड़े हुए, हजारों हजार कार्बन। एक डायमंड का आप डायमंड ले लोगे
तो अरबों खरबों एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ रखे हैं। कार्बन के पास इतनी तगड़ी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। हमने सर ठीक है मान लिया कार्बन के पास कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत हाई पावर में होती है, लेकिन हमें ये बताओ बाकियों के पास क्यों नहीं होती। मैंने कहा क्योंकि कार्बन के पास टेट्रावेलेंसी भी होती है। टेट्रावेलेंसी क्या होती है? देखो टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है कि वैलेंसी कितनी है? 4। सर 4 वैलेंसी का मतलब? मैंने कहा सुनो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने कहा ठीक है अच्छी बात है। मैंने कहा ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने या फिर लूज करने। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करता है तो क्या होगा? सर अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर 4 माइनस का चार्ज आ जाएगा। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। सर अनस्टेबल क्यों हो जाएगा? मैंने कहा देखो ना, सोचो एक कमरा है, उसके अंदर आज रह सकते हैं 8 लोग, लेकिन वो कमरे का साइज बहुत छोटा है। सर मतलब? मैंने कहा देखो ये एक शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन रखे हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया, अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स कितनी पास पास आ गए, जबकि मैंने इलेक्ट्रॉन्स का साइज भी छोटा कर दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा नहीं करा, मैं कमरे का साइज छोटा कर रहा हूं। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही उसका साइज क्या होता है? रिपल्शन बढ़ने लग जाता है कार्बन के अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, रिपल्शन बढ़ गया। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, रिपल्शन और बढ़ गया। 3 करे, बहुत रिपल्शन हो गया। भाई कार्बन कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था स्टेबल होने के लिए, जबकि इतना रिपल्शन हो गया कि मैं अनस्टेबल हो गया। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, क्योंकि जैसे वो इलेक्ट्रॉन को नए को गेन करेगा तो पुराने में रिपल्शन जो लग रहा है उसे ओवरकम करने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती बेटा, और अगर नहीं होती तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर पाएगा। सर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा फिर। मैंने कहा अगेन बेटा वही बात, अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, उसका साइज और छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, और अगर न्यूक्लियस ने ज्यादा अट्रैक्शन लगा दी तो क्या होगा? दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा भी निकाल दिया तो तीसरे को निकालने में और ज्यादा मेहनत लगेगी, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। और अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो गई, कार्बन के पास इतनी कहां से आएगी? हम तो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हम क्यों प्रोवाइड करेंगे जब हमें कुछ बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो उससे? क्योंकि हमने कहा अगर मैंने 1, 2, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिए तो कार्बन क्या रहेगा बेटा? C4 पॉजिटिव, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। इतनी सारी एनर्जी दे करके कार्बन फिर भी अनस्टेबल है, तो हम क्यों देंगे एनर्जी? इसलिए मेरे भाई ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता, ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता। सर मान लेते हैं आपकी बात, ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता ना लूज कर सकता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। मैंने कहा यही तो मोटिवेशन वाली बात है कार्बन से सीखने वाली। कार्बन ने कहा ना मैं गेन कर सकता ना मैं लूज कर सकता, लेकिन मैं शेयर तो कर सकता हूं। मैं 4 इलेक्ट्रॉन बेटा शेयर करूंगा, और शेयर करके बॉन्ड बनाऊंगा। इसलिए कार्बन कितने बॉन्ड बना लेते हैं? 4। बाकी सारे जितने भी एटम्स होते हैं वो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड कोई नहीं बनाता। अकेला कार्बन है जो 4 बॉन्ड बनाता है। इसलिए कार्बन इतने सारे बॉन्ड बना लेता है, इतनी सारी उसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। आपने कहा सर ओके, समझ में आ गया कार्बन के पास इतनी सारी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कहां से आई। बस एक डाउट और बता दो। मैंने कहा आपके डाउट ही बहुत होते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, पूछो। आपने कहा सर एक बात बताओ, क्या इकलौता कार्बन है जिसके पास टेट्रावेलेंसी होती है? मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? आपने कहा सर देखो, कार्बन के जस्ट नीचे आता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14।
मैंने कहा ओके। अब मैं पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 4। सिलिकॉन के पास भी सर टेट्रावैलेंसी है, यानी कि सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बना सकता है, और अगर सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बना सकता है तो सिलिकॉन भी मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाएगा, और फिर सिलिकॉन को भी पढ़ना पड़ेगा हमें। सुनो एक बात बताओ, आप अपने जो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन का है ना साइज छोटा है, कार्बन के पास सिर्फ 2 शेल है, एक आउटर मोस्ट शेल और एक अंदर वाला शेल। कार्बन के पास सिर्फ 2 शेल है। आपने कहा तो मैंने कहा इसका साइज छोटा है बेटा, और साइज स्मॉल होने की वजह से कार्बन जो बाकी 4 बॉन्ड है उनको अच्छे से पकड़ सकता है। लेकिन सिलिकॉन का क्या होता है बेटा, साइज बड़ा होता है, सिलिकॉन के पास 3 शेल आ जाते हैं, और अगर सिलिकॉन के पास 3 शेल आ जाते हैं तो मेरे भाई सिलिकॉन बाकी जो 4 बॉन्ड ये बना सकता है, बनाने की कैपेबिलिटी है, उनको वो अच्छे से, उन बॉन्ड्स को अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा। और अगर बॉन्ड्स को अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, मजबूती से नहीं पकड़ पाएगा, तो वो जो जिनके साथ बॉन्ड बनाया वो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि हर एटम चाहता है एक मजबूत बॉन्ड बनाना। इसलिए सिलिकॉन या इसके नीचे कार्बन के ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे टेट्रावैलेंसी तो शो करते हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ कंपाउंड नहीं बनाते, क्योंकि बेटा उनका साइज बड़ा होता है। समझ में आ गया? तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है क्योंकि उसके पास टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की पावर होती है। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप क्या समझे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें समझ में आया कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है। कोई परफेक्ट डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं हो सकती। आप जिस भी डेफिनेशन को लगाओगे हर किसी में एक्सेप्शंस निकल जाएंगे। अगर मैं इसकी बात भी करता हूं, जो मैंने आपको एक रफ सी डेफिनेशन बताई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उन चीजों को पढ़ते हैं जिनको जो मतलब कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन कार्बन की बनी हुई है। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन का बना हुआ है लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इनको भी स्टडी नहीं किया जाता। तो डेफिनेशन क्या रहेगी सर? डेफिनेशन रहेगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो जब इतने सारे कंपाउंड हमारे पास आए तो हमने कहा इनको पढ़ते भी हैं। तो जब अर्ली 19th सेंचुरी की बात थी, अर्ली 19th सेंचुरी की बात थी बेटा, यानी कि सन 1800 जस्ट स्टार्ट हुआ था। उस टाइम तक आते आते मतलब अर्ली 1800 में मतलब 1805, 10, 15, 20 तक है ना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना नहीं पाया लैब के अंदर। और अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना नहीं पाया तो कुछ लोगों ने सोचा चलो इसका फायदा उठाते हैं। हालांकि जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट है, रियलिटी से थोड़ा सा अलग है ना, मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि मैं फायदा उठा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना ही नहीं पाया, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कोशिश करी लेकिन कोई लैब के अंदर बना नहीं पा रहा, तो अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर एक बर्जीलियस नाम के व्यक्ति है, साइंटिस्ट है, व्यक्ति तो नहीं साइंटिस्ट है। इन्होंने कहा कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई लैब में नहीं बना सकता। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा उनको बनाने के लिए कोई मिस्टीरियस फोर्स लगी हुई है, वो ऐसे बन ही नहीं सकते। उनको बनाने के लिए कोई जादुई फोर्स की जरूरत होती है। उस फोर्स को उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स। वाइटल का मतलब होता है बेटा जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत होती है, इसीलिए हमारे पास वो वाइटल फोर्स ना होने की वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा मैंने वाइटल फोर्स की एक क्या नाम है ऊपर बात करी है, तो मैं अपनी इस बात को कहता हूं वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि हम जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सबको बनाने के लिए बेटा एक
बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल फोर्स की जरूरत है, इसलिए इस थ्योरी को मैं बोलता हूं वाइटल फोर्स थ्योरी। समझ में आया? अब बर्जीलियस ने तो ये बोल दिया, पूरी दुनिया मानने भी लग गई, हाँ भाई कोई है ना, कोई इंसान जिंदा कैसे रह सकता है, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर वाला कोई बनाता होगा, मिस्टीरियस फोर्स होगी, वाइटल फोर्स होगी। तो सारी इस बात को एग्री करने लग गए। तो वाइटल फोर्स थ्योरी समझ में आ गई। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, वो सारे के सारे उनको बनाने के लिए वाइटल फोर्स की जरूरत होती है। और वाइटल, इसी बात को हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने दी थी? बर्जीलियस ने दी थी। कब दी थी? अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर दी थी। लेकिन इस बेचारे को क्या पता था, एक व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति नहीं, अगेन साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है वोलर। कब की बात है? 1828 की। इनका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं इसकी बात को गलत प्रूव करूं। ये तो लैब के अंदर अमोनियम साइनेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। कैसे बनाने की कोशिश कर रहे थे बेटा? ये कह रहे थे मेरे पास है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इसके अंदर अगर मैं पोटेशियम साइनाइड को मिक्स कर देता हूं, मैं पोटेशियम साइनाइड को साइनेट को मिक्स कर देता हूं, तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल अमोनियम साइनेट के बन जाएंगे। सोच रहे थे, लेकिन इनसे गलती हो गई। और गलती क्या हुई? इन्होंने इस कंपाउंड को, प्लस में वो पोटेशियम सल्फेट जो बनेगा वो रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है, ये जो कंपाउंड बना इसको इन्होंने क्या कर दिया? हीट कर दिया बेटा, हीट कर दिया। जब हीट कर दिया तो क्या प्रोडक्ट बना? मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको इन्होंने हीट कर दिया। हीट करने से ये जो एटम्स लगे हुए थे इनके अंदर रीअरेंजमेंट हो गया, और रीअरेंजमेंट होने से ये कंपाउंड जो बना वो बना NH2CO NH2। ये फॉर्मूला है बेटा यूरिया का। यूरिया यूरिन के अंदर पाया जाता है, और यूरिन एक लिविंग का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। तो इन्होंने एक्सीडेंटली तो नहीं बोलेंगे, कुछ कर रहे थे, लेकिन ये यूरिया बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन गलती से इनसे क्या बन गया? यूरिया बन गया। अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये पूरी दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जिन्होंने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज करा। और लैब में सिंथेसाइज करने के जैसे ही इन्होंने लैब में सिंथेसाइज करा, पूरी दुनिया को पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए किसी वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं होती, ये लैब में बनाए जा सकते हैं। अभी तक कोई ढंग का आदमी आया ही नहीं था लैब में बनाने के लिए, इसीलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे एक बार यूरिया बना, बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, जैसे कि कोल्बे आ गए। कोल्बे ने एसिटिक एसिड बना दिया, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कर दी। कब कर दी बेटा? कोल्बे ने 1845 में, 1845 में कर दी। उसके बाद एक और व्यक्ति है हैनल करके, HENNEL, हैनल। इन्होंने क्या फॉर्म करा बेटा? इथाइल अल्कोहल फॉर्म कर दिया, इथाइल अल्कोहल फॉर्म करा। कब करा? 1800 कितने में करा था इन्होंने? 1845 है, ये 1828 है। जस्ट 2 साल के बाद ही, इसी साल में, मतलब 1828 में इन्होंने इथाइल अल्कोहल को फॉर्म कर दिया। ऐसी और भी है जिन्होंने मीथेन वगैरह बनाया। मतलब कि अल्टीमेटली बहुत सारे कंपाउंड अब बनने लग गए थे, और इनकी थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी थी। बर्जीलियस की थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी थी कि हाँ, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए वाइटल फोर्स की जरूरत होती है। तो ये थी बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी और उसकी रिजेक्शन। तो वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन हो चुकी है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने भी लग गए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लग गए हैं। और आज की डेट में नियरली 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड आज हम लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन एक ले लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, उनके ऊपर क्या थ्योरीज आई थी? वाइटल फोर्स थ्योरी।
और फिर कैसे लैब के अंदर एक कंपाउंड को बनाया गया और अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सर, हाइब्रिडाइजेशन किसकी हाइब्रिडाइजेशन? मैंने कहा ऑब्वियसली कार्बन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले समझ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल लेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये सीरीज है इसके अंदर हम प्राइमरी फोकस करेंगे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो मैंने कहा कार्बन बनाता है एल्केन। सबसे पहले मैं बात करता हूं, कार्बन ने बनाया बेटा एल्केन। अगर कार्बन ने एल्केन बनाया, कैसे बनाया? मैंने कहा देखो, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हीलियम 2s2 2p2। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो यानी कि अपनी ग्राउंड स्टेट में, ये कौन सा है? ग्राउंड स्टेट। मतलब नॉर्मली कार्बन ऐसा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब कार्बन को बॉन्ड बनाना होता है तो वो चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। और जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे ट्रांसफर कर देता है और ये कुछ ऐसा बन जाता है। वो कुछ इस शेप का बन जाता है, मतलब कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे ट्रांसफर कर देता है। अब उसके पास 1 2 3 4 ऑर्बिटल तैयार हैं बॉन्ड बनाने के लिए। पहले मैं आपको एक छोटे से क्लिप बता देता हूं जिसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जब भी कोई बॉन्ड बनता है बेटा तो 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। जैसे सपोज करो ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है। अब क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे और जब ये ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो इस हिसाब से करते हैं कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे तो एक ऑर्बिटल बना लेंगे जिसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जिसके अंदर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और किसी भी इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है, सीधी सिंपल सी बात, वो अभी स्टेबल हो गया। तो बात मैंने कही, अब ये 4 ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। कौन बना सकता है बेटा? कार्बन बना सकता है। कार्बन है तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अब भाई सपोज करो कार्बन है, कार्बन इन चारों ऑर्बिटल्स का यूज करके बॉन्ड बना रहे हैं। सर जैसे मैंने देखो, एक ये रहा कार्बन, एक ये रहा कार्बन, ठीक है सर। मैंने कहा इसके पास 4 ऑर्बिटल हैं। आपने कहा ठीक है सर, इसके पास मान लेते हैं हम 4 ऑर्बिटल है। देखो एक ऑर्बिटल, ठीक है, जानबूझ के छोटा बना लो क्योंकि दूसरा ऑर्बिटल ही यहां पर है इलेक्ट्रॉन और जिसने बॉन्ड बनाया, ठीक है। एक हो गया बेटा ये ऑर्बिटल। हमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये भाई इसके 4 ऑर्बिटल हो गए। किसके 4 ऑर्बिटल हो गए बेटा? कार्बन के 4 ऑर्बिटल हो गए। मैं थोड़ा सा इसे और सीधा बना लेता हूं। 4 ऑर्बिटल्स हो गए। अब भाई देखो ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने 1s ऑर्बिटल के साथ इसके साथ यहां पर एक बॉन्ड बना लिया। ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसने भी अपने 1s, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल होता है। समझ में आ जाए ठीक है, वरना लास्ट में आपको ट्रिक बता करके खत्म कर देंगे। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर भाई ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन के पास होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, उसके पास सिर्फ 1s ऑर्बिटल होता है जो कि बॉन्ड बना सकता है। यहां पर एक हाइड्रोजन है, ये भी 1s के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, बॉन्ड बन गया। ऐसे ही इस कार्बन के पास भी होगा। इस कार्बन ने भी इसके साथ क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। तो अगर आप देखोगे इस कार्बन ने, ऐसे इसके पास भी होंगे, सेम सेम है। बॉन्ड बनाने की कुछ खास ऐसी नीड है नहीं, लेकिन कोई नहीं, हम बना लेते हैं भाई, है ना। मान लिया ये 4 हैं, इसके पास, इसके पास, इसके पास, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन।
तो ये मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया बेटा, 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन के साथ। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया मैंने। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, सारे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए इसे बोलते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक s ऑर्बिटल और एक p, 2p, 3p, मतलब 3p ऑर्बिटल, यानी कि एल्केन जो होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा sp3। एल्केन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। अब बात कर लेते हैं एल्कीन की। एल्केन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, साइड में लिख लेते हैं हम। एल्केन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसे भी समझ लेते हैं, लास्ट में हम इजीली कर लेंगे इसे, ठीक है। देखो, जनरल स्टेट या ग्राउंड स्टेट ये होती है, एक्साइटेड स्टेट ये होती है। अब लेकिन एल्कीन में वो क्या करता है कि वो इन चारों ऑर्बिटल्स का यूज करके बॉन्ड नहीं बनाता सर, फिर मैंने कहा वो बस पहले के 3 ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करता है बॉन्ड बनाने के लिए। वो बस इन 3 ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके बॉन्ड बनाता है, और ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये लास्ट वाला, ये क्या रह जाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है, मतलब इस ऑर्बिटल का वो यूज नहीं करता। सर कैसे, मतलब मैंने कहा देखो ये कार्बन, आपने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ये एक ऑर्बिटल, क्योंकि 4 है तो उसके पास 4 ना, 3 के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, एक खाली रह जा रहा है। एक ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा कार्बन, दूसरे का भी एक ऑर्बिटल ये रहा, एक बॉन्ड इनके बीच में बन चुका है, ठीक है सर, एक बॉन्ड बन चुका है। मैंने कहा एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा। यहां पर वो हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, 1s का यूज करके एक बॉन्ड और बना लेता है, ठीक है सर। यहां पर भी हाइड्रोजन का यूज, हाइड्रोजन के साथ वो 1s ऑर्बिटल का यूज करके हाइड्रोजन के एक बॉन्ड यहां बना लेते हैं। तो इस कार्बन के आप ध्यान से देखोगे 1, 2, 3 ऑर्बिटल यूज हो चुके हैं, लेकिन ये चौथा ऑर्बिटल क्या है, खाली है। ये ऑर्बिटल आपको दिख रहा होगा, ये ऑर्बिटल बेटा खाली है। ऐसे ही सेम एक ऑर्बिटल बेटा इसके पास भी क्या होगा, खाली होगा। एक इसके पास होगा जिसने हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना रखा होगा, एक यहां पर होगा ऑर्बिटल जिसने इसमें भी हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रखा होगा। अब ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल क्या है, खाली है। मतलब खाली का मतलब है इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बना रहे। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, आपस में साइड से ओवरलैपिंग कर लेते हैं, आपस में साइड से ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में बॉन्ड बनाने में क्या यूज हो रहा है बेटा, एक S यूज हो रहा है और ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है। ये बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हो रहा, ये दोनों ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ये एक्चुअल में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, रियल में ओवरलैपिंग इनमें नहीं हो रही। तो अल्टीमेटली एल्कीन की क्या हो गई, sp2, s, p और p, 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल। और अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, 2 जगह के इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं वर्चुअली। तो ये क्या स्ट्रक्चर बनता है, ये बनता है 2 हाइड्रोजन ये रहे, एक बॉन्ड इनके बीच में ये रहा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड ये रहा, और ये जो दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं, इस बॉन्ड का नाम है बेटा पाई बॉन्ड। जब ऐसे साइड से ओवरलैप करने से बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं हम पाई बॉन्ड। और जो डायरेक्ट रियल में ओवरलैपिंग के या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, उसका नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताएंगे दोबारा से क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए जो बॉन्ड बना ओवरलैपिंग करने से, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग करने से, उसे बोला पाई बॉन्ड। और जो रियल में जो बॉन्ड बना है उसका नाम है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो एल्कीन ने कैसा बॉन्ड बनाया बेटा, एल्कीन ने बनाया sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ। ऐसे ही बेटा एल्काइन भी करता है, लेकिन एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन के अंदर जो ऑर्बिटल्स यूज किए जाते हैं वो ये वाले होते हैं,
सिर्फ ये 2 ऑर्बिटल्स यूज किए जाते हैं एल्काइन के अंदर। एल्काइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बार हम जल्दी से एल्काइन के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। वैसे अगेन इतना ज्यादा काम का नहीं है, एल्काइन के अंदर 2 ऑर्बिटल ये खाली रह गए तो 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे, तो ठीक है बस कर लेते हैं खत्म। इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एल्काइन के अंदर क्या होता है, sp, एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। अब याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है बेटा, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो दोनों कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी आएगी, sp3। क्यों आएगी, लॉजिक बता दिया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इस चीज को याद कर लेना। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बन गया है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बेटा, sp2। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। ठीक है, ये था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की हाइब्रिडाइजेशन। अब बात कर लेते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की। ये सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है और पाई तो आप सब लोग अच्छे से पता ही है, पाई को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, देखो जब 2 ऑर्बिटल्स, जैसे एक ये कार्बन का ऑर्बिटल हो गया, ये इस कार्बन का ऑर्बिटल हो गया, ये दोनों हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये हो जाता है बेटा सिग्मा बॉन्ड। जब भी 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा इसी तरीके से बनता है और वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। ओके सर पाई बॉन्ड क्या होता है, मैंने कहा अभी दिखाया था, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये एक दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, साइड से ओवरलैप कर देंगे। साइड से ओवरलैप करने का मतलब ऐसे समझो, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये दोनों क्या करेंगे, साइड से ओवरलैपिंग करेंगे कुछ इस प्रकार से। ये 2 ऑर्बिटल साइड से, ये देखो ओवरलैपिंग हो गई, ये 2 ऑर्बिटल क्या करेंगे, साइड से ओवरलैप करेंगे। इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है बेटा उसका नाम होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, जो 2 एटम के बीच में दूसरा या फिर तीसरा बॉन्ड बनेगा वो हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा, जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। अब आप खुद बताओ, एक आप मतलब गले अगर मिलो तो बिल्कुल सामने से ऐसे अच्छे से गले मिलो, और एक जो क्या नाम है होता है हमेशा जब आप किसी बहुत पक्के दोस्त से या कभी कभी मिलने वाले दोस्त से मिलते हो तो साइड से क्या नाम है गले मिलते हो उसके, तो साइड से गले मिलते हो तो वो मजा नहीं है ना। मतलब वो इतनी आपकी, मतलब अगर आप अपने दोस्त से साइड से गले मिल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बस हाँ जानते हो एक दूसरे को, बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो। और अगर बिल्कुल अच्छे से गले मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हाँ आपका वो बहुत अच्छा दोस्त है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। हाँ सर बिल्कुल यही बात है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। अब बात करते हैं कि पाई बॉन्ड के पास क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अब भाई एक बात बताओ, ये एक ऑर्बिटल है, ये इस प्रकार से है, दूसरा ऑर्बिटल इस प्रकार से है, क्या ये साइड से ओवरलैप कर पाएंगे? मतलब ऐसा समझो, आप हो और ये आपका दोस्त है, जब ये दोनों एक ही प्लेन में खड़े होंगे, जब दोनों एक ही साथ होंगे तभी तो आप साइड से गले मिल सकते हो, है ना भाई। आप दोनों साइड से गले तभी मिल सकते हो जब एक दूसरे के साथ। ऐसे मैंने कहा अगर पाई बॉन्ड बनाना होता है तो बेटा मॉलिक्यूल्स को सेम प्लेन में आने पर मजबूर होना पड़ता है। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो सेम प्लेन में आने पर मजबूर होना पड़ेगा और उनके पास बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ एक ही प्लेन रह जाएगा। जैसे अगर इस प्लेन के ऊपर बन रहा है
तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इसी प्लेन के ऊपर आएगा, प्लेन से बाहर जा नहीं पाएगा, उसके पास स्पेस कम हो जाएगा, और स्पेस कम होने से बॉन्ड पास पास आ जाते हैं और रिपल्शन उनके बीच में बढ़ जाती है। तो पहली बात, पाई बॉन्ड के आ जाने से मॉलिक्यूल्स को सेम प्लेन में आना पड़ता है। दूसरी बात बेटा, ऐसे समझो, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दोनों के बीच में दो बॉन्ड बने हुए हैं, दोनों एटम के बीच में दो बॉन्ड बने हुए हैं। अगर मैं एक मॉलिक्यूल को ऐसे ही रखता हूं, एक एटम को ऐसे ही रखता हूं, दूसरे एटम को रोटेट करता हूं, तो देख रहे हो ये क्या हो जा रहा है, अटक जा रहे हैं, बॉन्ड आपस में रेस्ट्रिक्ट करते हैं, फुल्ली मूवमेंट नहीं होने देते। अगर बेटा फुल्ली मूवमेंट नहीं होने देते तो एटम्स आर नॉट फ्री, एटम्स रोटेट करने के लिए फ्री नहीं होते। सर इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने कहा देखो, इससे फर्क ये पड़ता है ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड की मैं बात करूं, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, कंप्लीट फुल्ली रोटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड के अंदर क्लोरीन क्लोरीन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, इस क्लोरीन को यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज तो बराबर है, रोटेट वो फ्रीली कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। मतलब ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता और ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। यानी कि पाई बॉन्ड के आने से एटम्स का अरेंजमेंट भी मैटर करता है। इसी को इस फॉर्म को बोला जाता है सिस फॉर्म। आगे चल के आइसोमेरिज्म में आपको पता चलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये होती है सिस फॉर्म और ये होती है ट्रांसफॉर्म। तो पाई बॉन्ड के आ जाने से अरेंजमेंट भी मैटर करता है एटम्स का, कि एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। और लास्ट बात खत्म करते हैं, उसके बाद ये क्या नाम है, सिग्मा और पाई बॉन्ड को। लास्ट बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकले रहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होंगे, जब ऑर्बिटल्स कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होंगे, बाहर की तरफ निकले हुए होंगे, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या बन जाता है बेटा, रिएक्टिव बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जल्दी से, ये कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के ऊपर अगर आपने KMnO4 डाला, पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो ये रिएक्ट कर जाता है। लेकिन कार्बन कार्बन के ऊपर, सिंगल बॉन्ड के ऊपर आप पोटेशियम परमैंगनेट डालते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होती। ये क्यों है, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड के आने से ये रिएक्टिव हो गया। तो ये था सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस। अब बात करते हैं कि कार्बन के स्ट्रक्चर्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करा जाता है। हमने कार्बन के स्ट्रक्चर्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करा है उसके बारे में बात कर लेते हैं छोटी सी। सबसे पहला होता है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। अब सब कुछ क्या नाम बताओ कि कहां कार्बन है, कहां हाइड्रोजन है, कितने बॉन्ड है, सब कुछ बताओ। दूसरा तरीका होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा होता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। कंप्लीट मतलब कि एटम भी बताओगे, बॉन्ड भी बताओगे। कंडेंस का मतलब बॉन्ड बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एटम्स के बारे में बता दो। बॉन्ड लाइन नाम से ही पता चल रहा है, सिर्फ बॉन्ड के बारे में बता दो, एटम्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एक एक करके समझते हैं। जैसे कंप्लीट है, कार्बन कार्बन कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। इसने मान लो एक क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना रखा है, और मान लो यहां पर एक और कार्बन है और यहां पर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। अब देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बेटा, एक बना रखा है, तो बाकी क्या करेगा, वो 3 बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो बाकी 1 बॉन्ड बच गया, इसने हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, यानी कि 1
2 3। इस कार्बन ने 2 3 4 4 बॉन्ड बना रखे हैं, कुछ नहीं बनाएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि ये 2 नए बॉन्ड बनाएगा। तो आप यहां पर देखो, मैं सब कुछ कंप्लीटली बता रहा हूं कि कितने बॉन्ड हैं, किसके बीच में है, एक है, कितने हाइड्रोजन है, सब कुछ। वहीं पर अब मैं इस स्ट्रक्चर को कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा। कंडेंस फॉर्म का मतलब मैं बॉन्ड्स हटा दूंगा, सिर्फ मैं कार्बन कार्बन के बारे में लिखूंगा। जैसे ये कार्बन है, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो ये हो गया CH3। इस कार्बन ने क्या कर रखा है बेटा, इस कार्बन ने जो बॉन्ड बना रखा है वो किसके साथ बना रखा है, CH3 के साथ बॉन्ड बना रखा है। फिर इसके बाद एक कार्बन और है, अच्छा ये CH है, इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन है और एक ये CH3 है। फिर अगला कार्बन, अगले कार्बन ने, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसने एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो इसने क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना रखा है। फिर ये अगला कार्बन आ जाता है, इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो इसे हम ऐसे CH2 से लिख देंगे। मतलब आपने क्या करा, बॉन्ड हटा दिए, बस बॉन्ड हटा करके रिप्रेजेंट कर दिया। इसे बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस का मतलब आपने ऐसे बस बॉन्ड हटाया और एटम्स एटम के बारे में बता दिया। अगर मैं इसे ऐसे बनाना चाहूं, बहुत इजी है। देखो ये पहला कार्बन, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। फिर ये दूसरा कार्बन है, ऑब्वियसली इसने 3 के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो अगला बॉन्ड इसी के साथ एक ही बॉन्ड बना रखा होगा। इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, एक CH3 के साथ बॉन्ड बना रखा है और एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है। इस कार्बन ने इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है और हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके साथ क्या करा, 2 बॉन्ड पहले ही बना रखे थे, हाइड्रोजन कोई था नहीं, तो 2 बॉन्ड बना रखे होंगे इस कार्बन के साथ, और इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो अल्टीमेटली बात वही है सारी, घूम फिर करके कंडेंस भी मतलब वही है, बस इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। सर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या है? बॉन्ड लाइन भी सिंपल है। अब आप बॉन्ड दिखा रहे हो, एटम्स नहीं दिखा रहे। एटम्स नहीं दिखा रहे सर, फिर हमें कैसे पता चले? मैंने कहा समझो, अगर मैं ये लाइन बना रहा हूं, मैं बॉन्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता हूं कि बॉन्ड लाइन कैसे होगी। अगर मैंने एक लाइन बनाई, और मेरे को हमेशा लाइन बनानी है जिगजैग फैशन में, मतलब इस टाइप से लाइन बनानी है मेरे को। तो अगर मान लो मैंने एक लाइन बनाई, ये लाइन बनाई 1 और 2, इस लाइन के 2 एंड हैं, मतलब यहां पर 2 कार्बन लगे हुए हैं। अब कार्बन को हटा करके बस यहां पर एंड दिखा रहे हो। जो लाइन का एंड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो नंबर देते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन। अब जिगजैग बनाना है, ये हो गया बेटा आपका तीसरा कार्बन, और ये हो गया आपका चौथा कार्बन। अब हमने चारों कार्बन बना दिए, 1 2 3 4। एटम्स नहीं बनाने, कार्बन बनाने, वो लाइन बनानी है, बॉन्ड बनाना है। सर अभी तो सब कंप्लीट भी नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं हुआ। देख, तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तीसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तीसरे कार्बन के ऊपर ऐसे करके नीचे क्लोरीन लगा दिया। आपने सर आपने मना करा था एटम्स को बनाने के लिए, आपने खुद यहाँ पे क्या बना दिया? क्लोरीन बना दिया। मैंने कहा अरे बेटा सिर्फ आप कार्बन और हाइड्रोजन को हटा सकते हो, बाकी तो बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पर क्या लगा रखा है आपने। आप कहोगे सर यानी कि ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं बेटा, ये जो होता है जिस लाइन के एंड के ऊपर दूसरा एटम बना हुआ होता है, इसका मतलब ये एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, तीसरे कार्बन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है, दूसरे कार्बन ने एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो ऐसे करके नीचे भी बना सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। ऊपर सुंदर लगेगा तो मैंने ऊपर बना दिया। क्या यहां पर भी CH3 लिखना? नहीं भाई, लाइन का एंड हमेशा कार्बन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसको बॉन्ड लाइन में इस प्रकार से बनाएंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जल्दी से। इसको बनाना हो, आपने कहा सर मतलब ये देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे थे तो 2 हाइड्रोजन बना लिए, इस कार्बन ने 3 पहले ही बना रखे तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन ने 1 और 3 4 पहले ही बना रखे तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है,
इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक सेकंड में चेक कर लूं। टाइम है अभी। कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका जल्दी से देखते हैं बेटा। CH2 डबल बॉन्ड हटा दो, CH फिर कार्बन फिर CH, ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। और अगर मैं इसी का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाऊं तो नंबर कर दो 1 2 3 4, 4 कार्बन बनाने हैं, जिगजैग बना दो। इस बार हमने नीचे से बनाई थी, अब ऊपर से लाइन बना देते हैं। 1 2 3 4, पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड, पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड, तीसरे और चौथे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तीसरे और चौथे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन की। कार्बन को 3D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल को 3D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, कार्बन को 3D में रिप्रेजेंट करना सिंपल है। अगर 2D है तब तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, 2D आपका बोर्ड है, इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन 3D का मतलब है कि इस बोर्ड के बाहर की तरफ, आपकी तरफ भी, कैमरे की तरफ भी, और इस बोर्ड के पीछे भी। जैसे ये सोचो, मेरा हाथ एक ये प्लेन है ना, यहाँ पे कॉपी पे मेरा हाथ एक प्लेन है, तो एक बॉन्ड बन रखा है इसके अंदर, एक बॉन्ड बन रखा है इसके अंदर, 2 बॉन्ड बन रखे हैं इस प्लेन में, एक बॉन्ड बन रखा है आपकी तरफ, है ना। ये देखो, प्लेन से बाहर जा रहा है, एक बॉन्ड बन रखा है आपकी तरफ, और एक बन रखा है इसके पीछे। तो ये जो आपकी तरफ वाला बॉन्ड है उसे कैसे दिखाऊं, और जो पीछे की तरफ वाला बॉन्ड है उसे कैसे रिप्रेजेंट करूं, है ना। 2D के अंदर 3D कैसे रिप्रेजेंट करूं। तो हमने एक तरीका बनाया, सब लोगों ने कहा कि हाँ ये तरीका वैलिड है ना। हमने 4-5 लोग बिठा दिए और जबरदस्ती उनसे मनवा दिया कि ये तरीका सही है, जैसे आप लोग अभी मान रहे हो कि हाँ ये तरीका ही सही है। कार्बन, मान लिया ये 2 वो बॉन्ड है जो इनसाइड द प्लेन है, यानी कि पहली बात जो ऐसे सिंपल लाइन होगी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, बॉन्ड इनसाइड प्लेन, जो प्लेन के अंदर है। जैसे इस पूरे व्हाइट बोर्ड के अंदर ये और ये 2 बॉन्ड बने हुए। दूसरी बात, अगर मेरे को बॉन्ड दिखाना है कि आपकी तरफ है, आपकी तरफ है प्लेन, आपकी तरफ बॉन्ड है, तो मैं उसे दिखाऊंगा एक इससे सॉलिड वेज से, इसे बोलते हैं सॉलिड वेज। ये देखो, इसे ऐसे डार्क कर देंगे, ये हो गया सॉलिड वेज। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है, इस सॉलिड वेज का मतलब है बेटा बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। जैसे आप ऑब्जर्वर हो, आपकी तरफ जो बॉन्ड बन रहा है उसे मैं ऐसे सॉलिड वेज से दिखाऊंगा, और जो बॉन्ड इसके जस्ट पीछे होगा, कार्बन के जस्ट पीछे यानी कि व्हाइट बोर्ड के जस्ट पीछे होगा, उसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा डैश वेज से। तो जो ये है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से जो अवे होगा उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब ये मेरा एक मॉलिक्यूल बन गया। अगर मैं CH4 का मॉलिक्यूल बनाऊं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पर भी लगा हुआ है हाइड्रोजन, और यहां पर भी लगा हुआ है हाइड्रोजन। सर जरूरी है क्या इसे ऐसे ही बनाना? नहीं भाई, इसको यहां पे भी बना सकते हो, इसको यहां 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 बना सकते हो, इसको यहां, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बस इसका मतलब है कि ये बॉन्ड पीछे है और ये बॉन्ड आगे की तरफ है। ठीक है, ये था 3D रिप्रेजेंटेशन। अब 3D के अंदर मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट करा जाता है। 3D में मॉलिक्यूल्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? पहला तरीका होता है बेटा रिप्रेजेंट करने का, जिसका नाम है फ्रेमवर्क मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल। दूसरा तरीका है बॉल एंड स्टिक मॉडल, और तीसरा है स्पेस फिलिंग मॉडल। बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है बेटा,
आज का लेक्चर फिर यही एंड करेंगे, बहुत छोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं बचा इसके अंदर। फ्रेमवर्क मॉडल का मतलब होता है कि आप सिर्फ एटम्स आप सिर्फ बॉन्ड दिखाओगे, एटम्स को नहीं दिखाओगे। जैसे कार्बन है 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने, ये हो गया फ्रेमवर्क मॉडल। बॉल एंड स्टिक मॉडल क्या है? एटम्स को बॉल से दिखाओगे, एटम्स को बॉल से दिखाओगे और बॉन्ड्स को स्टिक से दिखाओगे। जैसे कार्बन, ये एक बॉल बना दी, ये एक है, यहां पर एक एटम लगा हुआ है, ये दूसरा है, यहां पर ये दूसरा एटम लगा हुआ है, ये तीसरा है, तीसरा। मतलब आपने स्टिक से दिखा दिया बॉन्ड की, इनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, और बॉल से ऐसे दिखा दिया कि ये एटम लगेगा। और स्पेस फिलिंग मॉडल के अंदर सिर्फ आप रिप्रेजेंट करते हो एटम्स को, सिर्फ आप रिप्रेजेंट करते हो एटम्स को। जैसे ये कार्बन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, मतलब यहां पर आप बॉन्ड नहीं बनाते। फ्रेमवर्क में क्या बनता है? सिर्फ बेटा बॉन्ड बनते हैं, इसमें एटम और बॉन्ड दोनों बनते हैं, और इसमें क्या बनता है? सिर्फ और सिर्फ एटम बनता है। तो ये तरीका था 3D में रिप्रेजेंट करने का मॉलिक्यूल्स को। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, कार्बन इतने ज्यादा बॉन्ड क्यों बनाता है। दूसरी चीज इसके अंदर हमने पढ़ी, क्या पढ़ी थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ा था कैसे इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करा गया। रिजेक्ट करने के बाद हमने पढ़ा था जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो ऑर्बिटल्स की वजह से बनाता होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वजह से बनाता होगा। जैसे एल्केन है तो sp3 होगा, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर एल्कीन है तो sp2 होगा, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल होगा। और एल्काइन है तो sp होगा, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी बेटा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? पांचवी चीज, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। पाई बॉन्ड के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो पढ़े थे। ये सारी चीजें अभी आपको लग रही हैं कि क्या है, लेकिन देखना जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टरों में आप मूव करोगे या फिर और कहीं पढ़ोगे किसी भी चैप्टर को, ऑर्गेनिक के किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो ये सारी चीजें फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं बेटा। छठी चीज हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बाद पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाँ, रिप्रेजेंटेशन करना। 3 तरीके से हमने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करा था। किसके अंदर? 2D के अंदर बेटा, 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करा था, जैसे कंप्लीट फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और 7वीं चीज जो हमने पढ़ी वो पढ़ी 3D रिप्रेजेंटेशन, है ना। 3D रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा कि फ्रेमवर्क मतलब आप सिर्फ बॉन्ड दिखाओ। दूसरा हमने पढ़ा बॉल एंड स्टिक वाला, बॉल को एटम से दिखा दो, एटम को बॉल से दिखा दो और बॉन्ड को स्टिक से दिखा दो। और तीसरा हमने पढ़ा स्पेस फिलिंग मॉडल, या फिर 3D के अंदर हमने सॉलिड वेज एंड डैश वेज, ये वाला मॉडल भी पढ़ा, जिसके अंदर हम 3D के अंदर एक मीथेन के मॉलिक्यूल को हमने देखा कि एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, एक बॉन्ड पीछे की तरफ आ रहा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा ये था हमारा GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। ऐसे सीरीज में बहुत सारे लेक्चर आएंगे। यहां तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।